मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। तो हम लोग अध्ययन कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपियों के आगमन की चर्चा चल रही थी। तो यूरोपियों के आगमन में हम लोगों ने किन किन को निपटाया था? पुर्तगालियों को निपटा दिया था। सबसे पहले पुर्तगाली आए। आने का क्रम, सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद कौन आए? डच आए। आने का क्रम बता रहा हूँ। भारत में मतलब कंपनी नहीं, व्यक्ति विशेष आए ना, कंपनियां स्थापित हुई उसके बाद में आई। और आने का क्रम क्या था? सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर उसके बाद में अंग्रेज या ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिश आई, और उसके बाद में डेनिश आए, फिर कौन आया? फ्रांसीसी आए, फिर फ्रांसीसी आए, और फ्रांसीसी के बाद में सबसे अंत में आए थे स्वीडिश। कौन आए थे? स्वीडिश। ठीक है, तो इनका हमें अध्ययन नहीं करना है। ये पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी, ये मुख्य शक्तियाँ थीं जो भारत में आई। और कंपनी की स्थापना का क्या जो है, इसका कंपनी स्थापित हुई उसका क्या क्रोनोलॉजी है? सबसे पहले कौन सी कंपनी स्थापित हुई? पुर्तगाली, और इसके बाद में ब्रिटिश कंपनी, और इसके बाद में डच, और इसके बाद में फ्रांसीसी। हाँ, डेनिश है, फिर बाद में फ्रांसीसी। ठीक है, तो ये इसका क्रम है। ऐसे पूछ लेता है आगमन का क्रम, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम और कंपनियों की स्थापना का क्रम। 1498 में और 1600 ईस्वी में कंपनी स्थापित हुई। हालांकि 1599 में कंपनी अभी बताएंगे स्थापित हो गई थी, लेकिन 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ द्वारा इसको आज्ञा पत्र प्रदान किया जाता है। और डच कंपनी 1602 में स्थापित हुई, और फ्रांसीसी जो है 1664 में। ये जो है कंपनियों की स्थापना का क्रम था, हमने अध्ययन किया था। और पुर्तगालियों को हमने अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग डच और ब्रिटिश कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ब्रिटिश पे गहराई से अध्ययन करना है, और चूँकि जो है यहाँ पर सिर्फ हम लोग ब्रिटिश कंपनी की जो भारत में स्थापना है उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर तो पूरा आधुनिक भारत ही ब्रिटिश पर ही निर्भर है, फिर तो हर क्लास ब्रिटिश पर ही होगी। तो सबसे पहले हम लोग डच कंपनियों का अध्ययन करते हैं। डच कंपनी ये कहाँ के मूल निवासी थे? हॉलैंड के थे। कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। और हॉलैंड को और क्या कहा गया है? नीदरलैंड। हॉलैंड को नीदरलैंड। नीदरलैंड का मतलब होता है निम्न देश का भूमि। अगर हम यूरोप का नक्शा कुछ बनाएं इस तरीके से, ये हमारा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, और ये है भूमध्य सागर, ये है आपका जो है यूरोप, ये है इंग्लैंड, ठीक है। तो यहीं पर है क्या? नीदरलैंड। यहीं पर क्या है? नीदरलैंड। नीदरलैंड यहीं पर है। यहाँ के निवासी क्या कहलाते हैं? डच कहलाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से नक्शा पूरा बना ही देते हैं। ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है अरब प्रायद्वीप, ठीक है, और ये है ईरान वाला क्षेत्र, और ये हिंदुस्तान है। और इस तरीके से ऊपर से ये चला जाता है आपका मलय प्रायद्वीप, जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया वाला क्षेत्र है। ये है ऑस्ट्रेलिया। ये इसका अभी जो है अध्ययन होगा इसमें, इसलिए ये नक्शा बना देते हैं। तो देखो, हॉलैंड के निवासी, नीदरलैंड के निवासी डच भी इसी रास्ते से आए जिस रास्ते से पुर्तगाली आए थे। इसी रास्ते से आए और भारत में प्रवेश करते हैं। भारत में प्रवेश करते हैं। कब प्रवेश करते हैं? 1605 में। कब प्रवेश करते हैं? 1605 में। 1605 में भारत में ये प्रवेश करते हैं। और कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1602 में। डच कंपनी कब स्थापित हुई थी?
1602 में, और प्रवेश कब करते हैं भारत में? 1605 में। और 1605 में ये प्रवेश करते हैं और भारत में 1605 में ही अपनी पहली फैक्ट्री मतलब बता दिया था ना, पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करते हैं? मसूलीपट्टनम में। कहाँ स्थापित करते हैं? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री, पहली कारखाना, या फिर क्या कह सकते हो इसको, कोठी, व्यापारिक कोठी भी कहते हैं, कई नाम है इसके, व्यापारिक कोठी, फैक्ट्री, या फिर कारखाना, या जो है व्यापारिक कोठी। तो इस तरीके से, या फिर इनके वेयर हाउसेस थे जहाँ पर ये लोग भारत के अंदरूनी भाग से सामान खरीद करके गांव-गांव से और उसे इकट्ठा करते थे, फिर पानी के जहाज़ पर लाद करके और ले जाते थे। तो मसूलीपट्टनम इस तरीके से इधर से गए होंगे, मसूलीपट्टनम बंगाल की खाड़ी जो है जा करके अरब सागर से, और फिर इन्होंने मसूलीपट्टनम जो कि आज कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम में अपनी पहली कारखाना स्थापित की 1605 ईस्वी में। कब स्थापित की? 1605 ईस्वी में। और मसूलीपट्टनम ये वाला जो पहले गोलकुंडा का क्षेत्र था, किसका क्षेत्र था? गोलकुंडा का क्षेत्र था। और गोलकुंडा किस लिए जाना जाता था? जो है कोहिनूर हीरे के लिए, कोहिनूर हीरे के लिए। ठीक है, तो गोलकुंडा की खानों से ही कोहिनूर हीरा मिला था। तो ये सब फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ प्रश्न यहीं से आता है, मसूलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित हुई और 1605 में स्थापित हुई। और ये आए तो थे मतलब व्यापार करने के लिए भारत में, मसालों का ही उसमें व्यापार होता था। लेकिन इनका जो है ज़्यादातर कुछ शुरुआत में तो इन्होंने मसालों का व्यापार किया, लेकिन बाद में जब देखा कि मसालों पर पुर्तगालियों का, अंग्रेज़ों का भी जो है व्यापार हो रहा है, तो इन्होंने अपना व्यापार का जो मोड था उसको चेंज कर लिया। व्यापार का मोड चेंज करके किधर कर लिया? वस्त्रों के व्यापार पर। इन्होंने मसालों के व्यापार की जगह किसका व्यापार किया? ज़्यादातर वस्त्र का। तो यहाँ से प्रश्न आता है, भारत में वो कौन सी यूरोपीय शक्ति थी जिसने जो है भारत से वस्त्र के निर्यात को बढ़ावा दिया? भारत से वस्त्र को निर्यातित करते थे या यहाँ से ले जाते थे वस्त्र को, तो वो कौन थे? डच थे। सबसे पहले डचों ने भारत में वस्त्र व्यापार को जो है यहाँ पर बढ़ावा दिया। ठीक, तो मसालों को छोड़ करके मसाले ले जाते थे, लेकिन अब इनका प्रमुख जो उद्देश्य था क्या था? कपड़ों का व्यापार करना, वस्त्रों का व्यापार करना, टेक्सटाइल का व्यापार करना। तो यहाँ से प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं कि वस्त्र के व्यापार को बढ़ावा किसने दिया था? डचों ने दिया था। तो और इसके अलावा जो है यहाँ पर चूँकि अब इनसे जो है पुर्तगाली शक्ति भी पहले से ही आ गई थी और अंग्रेज़ भी आ गए थे। 1608 ईस्वी में अंग्रेज़ आ गए थे यहाँ पर भारत में इस्टेब्लिश होने के लिए। तो अब इनसे क्या होने लगा था? जो है वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई थी। किन में? जो है पुर्तगालियों में, डचों में, फ्रांसीसियों में, अंग्रेज़ों में। ठीक है, तो इस तरीके से भारत में जो है इनकी झड़प होती है 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी याद रखना है आपको। इनकी झड़प होती है बेदरा में। कहाँ होती है? बेदरा में, अंग्रेज़ों के साथ। डचों की झड़प कहाँ होती है? बेदरा में। अंग्रेज़ और डच लड़ जाते हैं, अंग्रेज़ और डच की लड़ाई होती है। कहाँ पर? बेदरा में। ठीक, तो 1759 का डेट आपको याद रखना है। 1759 का डेट, अर्थात जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद। अभी हम लोग अंग्रेज पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। प्लासी के युद्ध के 2 वर्ष बाद 1759 ईस्वी में, और प्लासी का युद्ध किसके साथ हुआ था? बंगाल के नवाब के साथ हुआ था। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। तो बंगाल में ये अपनी जो है अंग्रेज वर्चस्व स्थापित कर रहे थे, बंगाल को जीत लिया था। उसके बाद में अब इन्हें यूरोपीय शक्तियों को भी तो भारत से खदेड़ना था, अपना वर्चस्व स्थापित करना था। तो फिर डच के साथ इनका क्या होता है? मुकाबला होता है अंग्रेज़ों का। कहाँ पर? बेदरा में। तो इसलिए बेदरा का क्या हुआ? युद्ध हुआ। बेदरा का क्या हुआ? युद्ध हुआ। कब हुआ? 1759 में। और अंततोगत्वा कौन जीत जाते हैं? अंग्रेज़। और डच क्या हो जाते हैं? डिफीट खा जाते हैं, हार जाते हैं। तो 1759 में ये बोरिया बिस्तर बांध करके चले जाते हैं। लेकिन व्यापार तो करना था। इन्होंने कंपनी बनाई थी, ईस्ट इंडीज़ कंपनी, पूर्वी देशों के साथ व्यापार। अब ईस्ट इंडीज़ कंपनी का मतलब ये नहीं होता सिर्फ इंडिया के साथ व्यापार करना है। ईस्ट इंडीज़ में मलाया का क्षेत्र भी आ जाता है। ये वाला क्षेत्र भी ईस्ट इंडीज़ में आ जाता है, मलाया का क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे क्षेत्र, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब किसके जो है ईस्ट इंडीज़ के क्षेत्र थे उस समय,
जिनको आज हम अलग अलग देशों के नाम से जानते हैं ना ये सब। तो इन्होंने अपना प्रमुख व्यापार का जो मुख्य संकेंद्रण था वो कहाँ कर लिया, मलाया क्षेत्र में कर लिया। कहाँ कर लिया, मलाया क्षेत्र में। तो मलाया क्षेत्र से ये मसाले वगैरह, सोरा वगैरह और जो है नील वगैरह ये सब क्या करने लगे, अपने देश में ले जाने लगे। ठीक, तो डच से संबंधित यही कुछ प्रमुख बातें हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये बहुत कम समय तक भारत में रहे और इनका ज़्यादा कुछ, इन्होंने यहाँ भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया। डचों ने भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया। इनका ज़्यादातर जो है फोकस व्यापार पर ही रहा है। ठीक है, तो इसलिए इनका ज़्यादा कुछ इतिहास नहीं है। बस इनमें क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। 1602 में कंपनी स्थापित, 1605 में भारत आए, अंग्रेज़ों से पहले आए। अंग्रेज़ 1608 में आते हैं आधिकारिक रूप से। ठीक है, और 1605 में ये आ गए, इसलिए ये अंग्रेज से, इंग्लैंड से, मतलब अंग्रेज़ों से पहले आते हैं। और रूट वही था जो किसने खोजा था, आधा रूट तो खोज दिया था किसने, यहाँ तक केप ऑफ गुड होप तक बार्थोलोमियो डियाज ने 1487 में। 1487 में कहाँ आ जाता है, आशा अंतरीप पे, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप जो दक्षिण अफ्रीका का एक क्या है, केप है, एक अंतरीप है। वहाँ तक सबसे पहले कौन पहुँचा था, बार्थोलोमियो डियाज, पुर्तगाली यात्री जो पहले टर्न पे यात्रा पर आता है व्यापार करने के मकसद से। वो भी जो है ईस्ट इंडीज़ को खोजने निकलता है, सिर्फ इंडिया नहीं, ईस्ट इंडीज़ को खोजने के लिए निकलता है। तो वो आशा अंतरीप की खोज करके चला जाता है। फिर इसी रास्ते को फॉलो करते हुए वास्को डी गामा अंततोगत्वा भारत प्रवेश कर जाता है। अब ये रास्ता खोज लिया गया था, इसलिए समुद्र के रास्ते से, इसी रास्ते से जो है और भी यूरोपीय शक्तियाँ आई। डचों ने भी इसी का पालन किया और ये यहाँ पर आकर के 1605 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपने पहला कारखाना स्थापित किया, पहली फैक्ट्री स्थापित की, जो कि गोलकुंडा में है। कहाँ है, गोलकुंडा में है। ठीक, और इसके अलावा इन्होंने सबसे ज़्यादा बढ़ावा किसको दिया, वस्त्र के व्यापार को, कपड़े के व्यापार को। और फिर लास्ट में, मतलब अब तो व्यापार चल ही रहा था, लेकिन 1759 ईस्वी में इनका युद्ध होता है अंग्रेज़ों के साथ में। कहाँ पर, बेदरा में। तो बेदरा के युद्ध में ये परास्त हो जाते हैं और यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध करके पूरब की तरफ चले जाते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में चले जाते हैं। ये वाला क्षेत्र कहलाता है दक्षिण पूर्व एशिया। ये कौन सा क्या कहलाता है, दक्षिण पूर्व एशिया, जिसको मलाया प्रायद्वीप के नाम से, मलाया क्षेत्र के नाम से वो जाना जाता था। तो ये अपना कंसंट्रेशन इंडोनेशिया और मलेशिया वाले क्षेत्र में कर लेते हैं, यहाँ से मसालों का निर्यात व्यापार करते रहते हैं। तो ये डच थे। डच के बाद में अब जो प्रमुख शक्ति हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के बारे में। किसके बारे में, अंग्रेज़ों के बारे में। हाँ, मानचित्र फिर से बनाना पड़ेगा, चलो बना लेंगे थोड़ा सा। डच बिगाड़ दें, ये इतना बना रहने का। तो ये जो है अंग्रेज, क्योंकि सारा मॉडर्न हिस्ट्री अंग्रेज़ों पर ही निर्धारित है, तो अंग्रेज़ों का जो है सत्ता जो है भारत में, मतलब कह सकते हो एक तरीके से अंग्रेज़ों का, अंग्रेज़ों की शक्ति का, अंग्रेज़ों की शक्ति की स्थापना, अंग्रेज़ों की शक्ति की स्थापना एवं विस्तार भी तो खूब किया इन्होंने भारत में, पूरे भारत को जीत लिया था। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा, अंग्रेज़ों की शक्ति क्या है, अंग्रेज शक्ति की स्थापना एवं विस्तार। तो ये इस तरीके से ये हमारा इंडिया है और ये जो है आपका मलाया वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये इंडोनेशिया, ये मलेशिया, और यहीं पर हमने देखा था मलक्का जल संधि। ये भूगोल भी आपका धीरे धीरे इसी में तैयार हो जाएगा। मलक्का जल संधि जो कहाँ पर है, जो इंडोनेशिया मलेशिया में है। कहाँ पर है, जावा द्वीप पर, इंडोनेशिया मलेशिया में, जो कि बंगाल की खाड़ी को प्रशांत महासागर से अलग करता है। इधर जाओगे तो प्रशांत महासागर आ जाएगा पूरा, ये प्रशांत महासागर में है। तो यहाँ पर अंग्रेज जो है, अंग्रेज़ों में जो है इनका इतिहास कहाँ से शुरू होता है भारत में, 1599 आपको याद रखना है, 1599 में स्थल मार्ग से। कहाँ से, ये इंग्लैंड है यहाँ पर। ठीक, कौन से सागर में है, कौन से महासागर में है इंग्लैंड, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कौन से महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक, और ये थोड़ा ज़्यादा उधर बना दिया, यहाँ पर है ये इस तरीके से, और यहाँ पर है इंग्लिश चैनल। यहाँ पर क्या है, इंग्लिश चैनल। इसके उत्तर में उत्तरी सागर और इधर है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर को जोड़ने वाला चैनल क्या कहलाता है, इंग्लिश चैनल।
तो कुल मिलाकर के ब्रिटेन एक द्वीपीय स्थिति है। ब्रिटेन की क्या स्थिति है? द्वीपीय स्थिति है। आइलैंड है, चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। एक छोटा सा देश, द्वीपीय देश, जहाँ पर इतने संसाधन भी नहीं थे। बड़ा आश्चर्य की बात है कि औद्योगिक क्रांति यहाँ होती है, मतलब कि यहाँ के लोग पूरी दुनिया में छाए हुए थे। अगर हाँ, पृथ्वी जिस हिस्से में सूर्य के विपरीत आती थी, यानी सूर्य ढल जाता था, उसके दूसरे हिस्से में अंग्रेज थे, तो वहाँ सूर्य के दर्शन होते थे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज़ों को ही ऐसा कहा गया है कि इनके यहाँ कभी सूर्यास्त नहीं होता था एक समय में। अर्थात यहाँ तो सूर्यास्त होता था, लेकिन ये पूरी दुनिया में फैले हुए थे ना। चीन में भी ये थे, भारत में भी ये थे, अमेरिका में भी ये थे, सब जगह थे। अमेरिका में इस समय रात हो रही होगी, हमारे यहाँ दिन हो रही है। तो जब अमेरिका में थे तो अंग्रेज़ों के लिए क्या होगा? अंग्रेज़ों के लिए कभी वहाँ सूर्यास्त नहीं होगा, ये कहा गया है इनके लिए। तो ये छोटा सा देश जो है कितना उस समय साम्राज्यवादी था। और क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ क्या था, मतलब एक तरीके से ये शिक्षित हो गए थे। ये क्या हो गए थे? शिक्षित हो गए थे। हम लोग किसमें जो है बटे हुए थे? धर्म में बटे हुए थे। हम लोग जो है अभी मतलब कर्म कांडों में जो है उसी में उलझे हुए थे। तो इस वजह से बहुत आसानी से इन्होंने हमको परास्त कर दिया और यहाँ आकर के कब्जा कर लेते। यही हाल चीन में हुआ। ये इनकी एक शाखा जो है, अब हाँ 1599 की बात पहले करता हूँ मैं। 1599 में जो है एक आता है जॉन मिल्डन हॉल जो है, ये नाम, इस नाम का व्यक्ति एक आता है स्थल मार्ग से। कहाँ से आता है? स्थल मार्ग से। कुछ इस तरीके से यहाँ से चलता है और ये सेंट्रल एशिया से हो करके और भारत में प्रवेश करता है। स्थल मार्ग से भारत में प्रवेश के 2-3 दर्रे थे, मैंने बताए। कौन से? बोलन दर्रे, खैबर दर्रे। इन दर्रों के माध्यम से ही तो प्रवेश होते थे। ठीक है, तो स्थल मार्ग से भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? जॉन मिल्डन हॉल। तो ये याद रखना है, 1599 में आता है। कहानी आई और गई, ये ख़त्म हो गया। क्योंकि जॉन मिल्डन हॉल जो है ये व्यक्तिगत रूप से आता है भारत में, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ इतिहास में नहीं बताया गया है। बात शुरू होती है कब? 1599 में ही जो है यहाँ पर ये जाता है, वापस लौट करके तो चर्चा करता है। ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में जो है मसालों का अच्छा खासा वर्चस्व है। वहाँ पर तुर्की और जो है अरब के लोग और इसके अलावा पुर्तगाली, ये सब क्या करते हैं? व्यापार कर रहे हैं मसालों का। बहुत अच्छा आइलैंड है, संपत्ति में बहुत संपन्न है। तो इसलिए जो है 1599 में ही सितंबर का महीना था, बैठक होती है। 217 व्यक्ति जो है बैठक करते हैं और इन लोगों ने एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि ये पहले बहुत बड़ा नाम था, लेकिन आपको नाम ध्यान रखना है सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC। इसकी स्थापना कब होती है? 1599 में। कब होती है? 1599 में। इसमें 217 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 217 व्यक्तियों ने मिलकर के, जिसमें इंग्लैंड की महारानी का भी शेर था। जिसमें किसका शेर था? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का, एलिजाबेथ प्रथम, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। महारानी थी इंग्लैंड की एलिजाबेथ प्रथम, तो इनका भी शेर था। 217 व्यक्तियों में एक प्रमुख व्यक्ति थी, महारानी भी थी, जो कि प्राइवेट रूप से, सरकारी रूप से नहीं, प्राइवेट रूप से इन्होंने अपना शेयर उसमें लगा रखा था कंपनी में। क्योंकि इनको भी मुनाफा चाहिए, राजा हैं बेशक, लेकिन इन्हें भी क्या चाहिए? मुनाफा चाहिए। तो इन्होंने भी उसमें अपना, तो ये एक संयुक्त जो है कंपनी थी, कई लोगों की जो है 217 लोग जो है इसमें शामिल थे। तो इस तरीके से इन्होंने एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी स्थापित की भारत और ईस्ट इंडीज़ के साथ, भारत ही नहीं ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने के लिए, ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी स्थापित होती है। अब चूँकि महारानी जी स्वयं इसमें क्या कर रही हैं, अपना जो है दिलचस्पी ले रही हैं, उनके स्वयं के शेयर्स हैं, तो इसलिए उनका भी मकसद था कि व्यापार हो और जो है अच्छी तरीके से हो। तो इन्होंने कंपनी से कहा, 31 दिसंबर को एक फरमान जारी किया, 31 दिसंबर 1600 को, 31 दिसंबर 1600 में, ये डेट याद रखना है। 31 दिसंबर 1600 में इन्होंने कंपनी के लिए एक राजाज्ञा, शाही घोषणा पत्र या फिर एक जो है चार्टर बनाया, एक एक्ट बनाया, एक कानून बनाया कि कंपनी जो है पूर्वी देशों के साथ 15 वर्ष के लिए व्यापार करेगी। इस पर इनका क्या होगा? एकाधिकार होगा। इन पर इसका क्या होगा? एकाधिकार होगा। अर्थात इंग्लैंड की कोई भी कंपनी पूर्वी देशों के साथ
15 वर्ष तक व्यापार नहीं कर सकती है। एकाधिकार का मतलब यही होता है कि जो कंपनी हो वही उसी का अधिकार हो, दूसरे का ना हो। तो कितने वर्ष के लिए जो है किया? 15। तो प्रश्न ये कई बार आ चुका है कि महारानी एलिजाबेथ ने जो घोषणा पत्र तैयार किया या जो एक्ट बनाया, जो कानून बना, जो शाही घोषणा दी, उसमें कितने वर्ष के व्यापार के लिए था? 15 वर्ष के लिए। लेकिन इसी दौरान 1603 ईस्वी में महारानी चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? परलोक चली जाती हैं, ऊपर चली जाती हैं। 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर राजा बनता है जेम्स प्रथम। राजा कौन बनता है? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम इंग्लैंड का राजा बनता है। चूँकि शेर लगा हुआ है, महारानी जी लगा गई थी शेर इसमें, तो जेम्स प्रथम फिर से जो है एक्ट को परिवर्तित करता है और कहता है कि आप जो है कंपनी, आप मतलब कंपनी को अनिश्चित समय के लिए व्यापार एकाधिकार उसका खोल देता है कि जब तक चाहो आप इंडिया और पूर्वी देशों के साथ एकाधिकार स्वरूप व्यापार करो, कोई दूसरी कंपनी नहीं जाएगी। हालांकि ये भी देखने को मिलता है, पर्सनल व्यक्ति आते थे व्यापार करने, कंपनी नहीं आई, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जैसे मुझे व्यापार करना है, मेरे पास 50-60 लाख रुपए हैं, तो मैं स्वयं जा करके ईस्ट इंडीज देशों के साथ व्यापार कर सकता हूँ, लेकिन कंपनी नहीं आएगी कोई। कंपनी का सिर्फ इसी का एकाधिकार है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये व्यापार का स्वरूप खुलता है। अब व्यापार का स्वरूप खुलता है तो इस तरीके से व्यापार होने लगता है, राजा को मुनाफा दिखाई देता है, तो उसको क्या करते हैं ये लोग? एक सुनियोजित तरीके से बैठ करके, ऐसा कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं, देखो इतिहास लेखन जो है, इतिहास के जो लेखक होते हैं वो 3 प्रकार की मानसिकता से जो है ग्रसित होते हैं। 3 प्रकार की मानसिकता वाले लेखक होते हैं। एक तो वामपंथी विचारधारा के होते हैं, दूसरे जो साम्राज्यवादी विचारधारा के होते हैं। जो हम लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो सब इन्होंने लिखा है, साम्राज्यवादी वाले विचारधारा वाले लोगों ने। बाद में अभी इंडिया में रोमिला थापर जैसे लोग आए हैं जिन्होंने वामपंथी विचारधारा पे इतिहास का लेखन किया है। और एक होते हैं राष्ट्रवादी विचारधारा के, जो भारत के बारे में गुणगान करते हैं, उसमें जो है इतिहास में लिखते हैं। तो हम लोगों को ज़्यादातर इतिहास कहाँ से मिलता है? साम्राज्यवादी विचारधारा का। तो जो ये लिख गए हैं, अपनी बड़ाई गा कर गए हैं, वही तो हम लोग जो है यहाँ पढ़ रहे हैं। यही नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो राष्ट्रगान लिखा था जनगण मन, उसमें भी जो है अंग्रेजों की ही गुणगान की गई थी। भारत को जो है एक वो दिखाया गया था, भाई क्या है? जनगण मन अधिनायक जय है, अधिनायक जय है, मतलब भारत के लोगों का, जन मतलब लोग, गण मतलब समूह, लोगों के समूह जो है, आप उनके क्या हैं? अधिनायक हैं, आप उनके अधिनायक हैं। तो उनके लिए जो है हम आप के सामने क्या करते हैं? नतमस्तक होते हैं। ये सब कह के गए हैं। जो बहुत लोग जो है जब उसका विश्लेषण करते हैं तो कुछ यही चीज़ निकल करके आती है सामने बातें। तो इस तरीके से जो है ये जो है 1603 में कंपनी के लिए एक अधिकार को अनिश्चित समय के लिए खोल दिया जाता है। अब इसके बाद में जो है, चूँकि बात ऐसे बनेगी नहीं, मुनाफा अच्छा खासा हो रहा था, तो यहाँ पर जो है गवर्नर्स आने शुरू हो गए, अधिकारी आने शुरू हो गए। अधिकारी मतलब अब इनको सुनियोजित तरीके से राजा जेम्स प्रथम ने एक पहला अधिकारी भेजा, एक पहला दूत भेजा। कहाँ पर? उस समय देखो जब कंपनी स्थापित, प्रश्न ऐसा भी आ जाता है, जब कंपनी स्थापित हुई तो उस समय भारत में किसकी सत्ता थी? मुग़लों की सत्ता थी। और मुग़लों में भी कौन शासक था? अकबर था। अकबर था। अकबर का समय काल क्या है? 1556 से लेकर के 1605 तक, यही हमने पढ़ा है मध्यकालीन भारत में, 1556 से लेकर के 1605 तक। और कंपनी 1600 में इस्टेब्लिश हो जाती है। तो भारत में उस समय शासन किसका था? अकबर का था। भारत में अकबर का शासन था। और जेम्स प्रथम, महारानी एलिजाबेथ, ये सब जो है इसके क्या थे? समकक्ष थे, इसके समय के समकक्ष थे। इस समय महारानी एलिजाबेथ, प्रश्न यहाँ से भी आता है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय भारत का मुग़ल शासक कौन था? अकबर था। जेम्स प्रथम के समय भी कुछ समय तक भारत का शासक कौन था? अकबर प्रथम था। अब जब बात जो है लगती है कि अब व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, तो फिर ये क्या करते हैं, इन्होंने एक जो है दूत भेजा, किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। अकबर ही शासक था उस समय। तो अकबर के दरबार में एक पत्र लिख करके, एक राजाज्ञा लिख करके एक दूत जो है दूत मंडल भेजा। किसके नेतृत्व में? एक कुकर का नाम सुना होगा, कुकर कई आते हैं ना, एक हॉकिंस कुकर आता है कि नहीं? हॉकिंस कुकर आता है ना, तो यही हॉकिंस महोदय कुकर लेकर आ गए। कुकर लेकर नहीं आ गए, हॉकिंस कुकर के नाम पर आपको याद रखना है, किसका नाम याद रखना है? जेम्स हॉकिंस का। किसका नाम याद रखना है? जेम्स हॉकिंस का। कुकर इसलिए कर दिया कि आप भूलोगे नहीं। हॉकिंस कुकर आता है,
तो उन्हीं के नाम पर कुछ नाम था, जेम्स हॉकिंस। तो 1608 में हेक्टर नामक जहाज़ पर लद करके बैठ करके पहुंचते हैं ये सूरत। कहाँ पहुंचते हैं? सूरत में। सूरत में पहुंचते हैं। गुजरात का एक बंदरगाह था, आज भी है सूरत। सूरत कहाँ लैंड करते हैं? ये समुद्र के रास्ते आते हैं। कहाँ? समुद्र के रास्ते आते हैं। और जहाज़ कौन सा था? हेक्टर। हेक्टर नामक जहाज़ पर आ करके 1608 ईस्वी में लैंड करते हैं, पहुंचते हैं सूरत में। और आज्ञा पत्र किसका लेकर आए थे? जेम्स प्रथम का। किसके लिए लिखा गया था? अकबर के लिए। और जब यहाँ पहुँचते हैं तो राजा बदल जाता है। राजा अब कौन था भाई? 1605 में निपट गए, अकबर निपट गए, बढ़ोतरी आ गई थी, चले गए। तो उनका बेटा वही विद्रोही सलीम, कौन था? सलीम, जहांगीर। तो जहांगीर इस समय यहाँ का क्या होता है? शासक। और उसकी राजधानी कहाँ थी? आगरा। तो आगरा में जा कर के मुलाकात होती है किससे? जहांगीर से। किसकी? जेम्स हॉकिंस की। कैप्टन जेम्स हॉकिंस कहाँ मिलता है? आगरा में। किससे मिलता है? जहांगीर से। जा कर के अब चूँकि भाई आया है वहाँ 2-3 साल पहले तैयारी करता है खूब, जो है अंग्रेज़ था, अंग्रेज़ी जानता था, लेकिन फ़ारसी और तुर्की भाषा भी सीख लेता है। फ़ारसी और तुर्की भाषा सीख लेता है खूब अच्छे तरीके से, फर्राटे बोलने की। अब यहाँ आता है, तिड़बिड़ तिड़बिड़ फ़ारसी में करने लगता है। महाराज खुश, बादशाह, अरे ये तो हमारी भाषा बोल रहा है गोरा, हम लोग काली चमड़ी वाले, और ये गोरा आकर के जो है वहाँ से इतनी दूर से आया है और अंग्रेज़ी बोल रहा है। बादशाह खुश, बोलो क्या चाहिए? हमरा जो है आपके पापा के नाम से, यानी अकबर के नाम से ये लेके आए थे और यहाँ तो आप मिले। तो क्या कोई बात नहीं, हम मिले हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बताओ क्या है? हमारे राजा जेम्स प्रथम ने जो है व्यापारिक समझौते के लिए आपसे कुछ जो है अनुबंध भेजा है। ठीक है भैया, कर देते हैं। तुम अंग्रेजी बढ़िया बोल रहे हो, फारसी बढ़िया बोल रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो, हमारा तो दिल तो बाग बाग हो गया। तो हम तुमको सबसे पहले इंग्लिश खां की उपाधि देते हैं। किसकी उपाधि देते हैं? इंग्लिश खां। तो इंग्लिश खां की क्या दी गई? उपाधि दी गई इनको। किसको? जेम्स हॉकिंस को। किसकी उपाधि दी गई? इंग्लिश खां की। और उसमें मनसबदारी व्यवस्था थी जो अकबर शुरू करके गया था। कौन शुरू करके गया था? अकबर। तो 400 का मनसब देता है इसको। कितने का मनसब प्रदान किया जाता है? 400। जात और सवार हमने सब पढ़ाए थे कि 400 जो जात और सवार जो घोड़े वगैरह रखते थे, हाँ, तो 400 का क्या दिया इसको? मनसब दे दिया। यानी कि यहाँ का एक तरीके से जमींदार टाइप का बना दिया। वही व्यवस्था थी, मनसबदार नाम कर दिया गया था, उसमें कुछ व्यवस्था परिवर्तित कर दी गई थी। तो 400 का इसको क्या दे दिया गया? मनसब दे दिया गया। किसको? हॉकिंस को। 2 चीज़, इंग्लिश खां की उपाधि दी गई और 400 का मनसब दिया गया। और इसके अलावा बादशाह ने जो अनुबंध था, जो व्यापारिक अनुबंध था, उसे भी मान लिया। तो सूरज अब कहता है, वो कहता है कि सूरत में हम, चूँकि सूरत में हम, हमारा नज़दीक पड़ता है, इधर से आएंगे तो सूरत नज़दीक पड़ता है, तो सूरत में ही हम अपनी क्या बनाएंगे? कोठी बनाएंगे। क्योंकि दक्षिण में कोचीन में इधर तो पुर्तगाली बैठे हुए थे, तो इसके लिए सूरत खुला मिला। तो कहा सूरत में हम क्या करेंगे? फैक्ट्री स्थापित करेंगे। ठीक है, स्थापित करो, कोई बात नहीं। तो 1608 में फैक्ट्री बनना शुरू हो जाता है। फैक्ट्री बनना शुरू हो जाता है। इसी बीच जो है ये क्या नाम है, पुर्तगाली बवाल कर देते हैं। अब जहांगीर को लगता है कि ये ससुरे उसी खानदान के तो हैं, पुर्तगाली बवाल कर रहे हैं, व्यापार के नाम से आए थे, हमारे साथ मार काट कर रहे हैं, तो ये भी साले करेंगे आगे बाद में चल करके। कहता नहीं नहीं, बंद करो, फैक्ट्री नहीं बनने देंगे, बंद करो। बस वहीं पे 1608 में जो बनना शुरू हुआ था उसको क्या कर दिया जाता है? ब्रेक। लेकिन 1612 ईस्वी में जो है स्वाली एक स्थान है, वहाँ पर अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच क्या होती है? झड़प होती है, छोटी मोटी झड़प होती है। तो स्वाली के स्थान पे अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को पटकनी दे दी। तो भारत में सबसे पहली पुर्तगालियों के साथ जो संघर्ष हुआ था अंग्रेज़ों का, वो कब हुआ था? 1611-12 में। अंततोगत्वा 1612 में उस झड़प में ये जीत जाते हैं। जहांगीर खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, पुर्तगाली अगर हमारे लिए नासूर हैं तो फिर अंग्रेज़ जो है हमारा सहयोग करेंगे, हमारा साथ देंगे। कहते हैं चलो चलो शुरू करो, अपना फैक्ट्री बनाओ। तो 1608 में जो फैक्ट्री बननी शुरू हुई थी, बीच में बंद हो गई थी, वो बाद में 1613 में बन करके कंप्लीट हो जाती है। तो प्रश्न आता है कि भारत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री कहाँ बनी? सूरत में बनी। लेकिन इसी बीच, लेकिन ये बीच में बंद हो गई थी ना, पूरी तरीके से तो बनी नहीं थी। 1613 में कंप्लीट हुई। इसी बीच 1611 ईस्वी में चूँकि इनको व्यापार तो करना था, तो ये पहुँच जाते हैं इधर से घूमते घामते वही गोलकुंडा वाले मछलीपट्टनम में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे 1611 ईस्वी में ये कंपनी वो फैक्ट्री स्थापित कर देते हैं, तो जो कि अस्थायी थी। तो दक्षिण भारत में या पश्चिमी तट पर
स्थापित होने वाली पहली फैक्ट्री कौन थी अंग्रेज़ों की? मसूलीपट्टनम की, जो कि 1611 ईस्वी में स्थापित हुई थी। लेकिन भारत में पहली फैक्ट्री जो स्थापित होना शुरू होती है वो कौन थी? सूरत की थी। तो प्रश्न कैसे भी घुमा करके आए, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तो आप कर सकते हो। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि मतलब लगातार मतलब ये स्थापित हुई तो पूर्ण होकर ही 1611 में पूर्ण हुई, लेकिन ये 1613 में पूर्ण होती है कौन? सूरत वाली। तो ये बाद में पूर्ण हुई, मसूलीपट्टनम वाली पहले बन गई। तो कभी कभी घुमा फिरा करके आ जाए, सूरत ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, मसूलीपट्टनम दिया रहेगा, तो आप कहोगे इसमें तो है ही नहीं, हमने तो सूरत पढ़ा था, गुरुजी ने सूरत बताया था कि पहली फैक्ट्री थी, तो मसूलीपट्टनम को लगाना है। किसको लगाना है? मसूलीपट्टनम को लगाना है। तो इस तरीके से मसूलीपट्टनम। अब देखो यहाँ पर हम लोग जो है सूरत पे ये आ गया, यहाँ पर फैक्ट्री इन्होंने स्थापित कर ली। और इस बीच जो है अब ये चूँकि वही 1611 में यहाँ बन गया। इसी दौरान 1632 ईस्वी में, इधर की कहानी कंप्लीट कर लेते हैं। 1632 ईस्वी में जो गोलकुंडा वाला क्षेत्र था, गोलकुंडा का जो राजा था 1632 ईस्वी में, कब? 1632 ईस्वी में जो गोलकुंडा का शासक था, गोलकुंडा के शासक से उन्होंने एक गोल्डन फरमान जारी करवाया। कौन सा फरमान? गोल्डन फरमान, याद रखना, गोल्डन फरमान 1632 ईस्वी में गोल्डन फरमान जारी करवाया। और इसमें एक ये आदेश करवाया कि गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह हैं, गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह हैं, वहाँ से अंग्रेज़ क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। इसके बदले इनको देना पड़ा 500 पैगोड़ा वार्षिक। 500 पैगोड़ा, जैसे रुपया है ऐसे ही पैगोड़ा था, अभी बता रहा हूँ। 500 पैगोड़ा वार्षिक इनको एक वर्ष का क्या देना पड़ा? किराया देना पड़ा। एक वर्ष के लिए अंग्रेज़ों को गोल्डन फरमान के तहत गोलकुंडा क्षेत्र में व्यापार करने के लिए सभी तट के सहारे स्थित क्या? पत्तन, बंदरगाह, सभी बंदरगाहों से व्यापार करने के लिए 1632 ईस्वी में एक फरमान जारी करवाया जाता है। कौन सा? गोल्डन फरमान। कौन सा फरमान? गोल्डन फरमान। और इस गोल्डन फरमान के बदले अंग्रेज़ों को क्या देना पड़ता है? 500 पैगोड़ा देना पड़ता है। ये पैगोड़ा डच लोगों ने जो है ढालना शुरू किया था भारत में। डच लोगों ने ये रुपया ढालना शुरू किया था कहाँ पर? भारत में, जो कि सोने का सिक्का था। किसका सिक्का था? सोने का सिक्का था। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है कि पैगोड़ा किसने ढाला भारत में? डचों ने ढाला। किसने ढाला? डचों ने। जो सोने का क्या था? सिक्का था। सोने का क्या था? सिक्का था। तो इस तरीके से 500 पैगोड़ा वार्षिक जो है इसके बदले 1632 ईस्वी में यहाँ पर जो इनको फरमान के तहत क्या देना पड़ता है? 500 पैगोड़ा देना पड़ता है। अब देखो इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर क्या क्या अध्ययन करेंगे। अब भारत में देखो इनका इस तरीके से अभी खाका बता देता हूँ। देखो ये इंडिया है, ये क्या है? इंडिया है, ठीक। अब इस इंडिया पे इनको पूरे भारत में तो कब्जा करना था। इन्होंने सूरत में तो अपनी फैक्ट्री बना ली, इधर मसूलीपट्टनम में बना ली, फिर इसके बाद में बम्बई को ये दहेज में पा लेते हैं। बम्बई को 1661 में जो है शादी होती है महाराजा, ब्रिटेन के महाराजा और महारानी कहाँ की थी? राजकुमारी थी पुर्तगाल की। तो वहाँ से दहेज में बम्बई मिल जाता है, ठीक। और इसके बाद में जो चेन्नई है, जिसको आज चेन्नई कहते हैं, मद्रास को किराए पे लीज पे ले लिया जाता है। मद्रास को लीज पे ले लिया जाता है। और इसके बाद में कलकत्ता की स्थापना यही लोग करते हैं, अंग्रेज लोग। तो इस तरीके से मतलब यहाँ ये वाला क्षेत्र बम्बई, सूरत, ये वाला क्षेत्र और इधर का ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ये सब किसके कब्जे में हो जाता है? धीरे धीरे अंग्रेज़ों के कब्जे में हो जाता है। फिर ये धीरे धीरे कोशिश करते हैं बंगाल में अपनी शक्ति विस्तार का, और यहीं पर होता है 1757 का क्या? प्लासी का युद्ध होता है। और ये धीरे धीरे पूरे भारत में शक्ति का विस्तार करते हैं। तो अब कल हम लोग जो है अध्ययन करेंगे इन तीनों चीज़ों का, कि यहाँ पर बम्बई किस तरीके से स्थापित हुई, बम्बई का क्या राज था, और मद्रास का क्या राज था, जो मद्रास में इन्होंने शक्ति स्थापित की, और कलकत्ता में कलकत्ता की स्थापना कैसे हुई, जॉब चार्नॉफ ने स्थापित किया, तो ये इसकी स्थापना कैसे हुई। इसके बाद में जो है धीरे धीरे करके किस तरीके से भारत में ये पूरी तरीके से छा गए। और 1757 का एक टर्निंग पॉइंट आता है भारत में, जब इन्होंने एक किसी जो है भारत के किसी सम्राट से, सम्राट नहीं कहेंगे, वो वहाँ का बंगाल का शासक था, उस समय तो मुग़ल थे ही, तो बंगाल के शासक से युद्ध होता है और इन्होंने अपनी अंग्रेजी सत्ता भारत में स्थापित कर ली। लेकिन यहाँ पर पहला युद्ध किसके साथ हुआ था? पुर्तगालियों के साथ। कब हुआ था? 1612 में। कहाँ पर हुआ था? स्वाली में। स्वाली में हुआ था, स्वाली में हुआ था।
1612 में, और 1612 में हुआ था। इसी वजह से जो जहांगीर प्रसन्न होकर के अंग्रेज़ों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की मतलब परमिशन दे देता है, और वहाँ पर फैक्ट्री क्या हो जाती है, स्थापित हो जाती है। लेकिन दूसरी फैक्ट्री जो समानांतर 1611 में स्थापित हुई, कहाँ पर, मछलीपट्टनम में। और मछलीपट्टनम में ही इसी क्षेत्र में, गोलकुंडा वाले क्षेत्र में 1632 में गोल्डन फरमान जारी करवा करके 500 रुपये वार्षिक पैगोडा दे करके जो है कर दे करके 500 वार्षिक जो है टैक्स दे करके, और सभी जो वहाँ के तट थे, सभी तटवर्ती स्थित बंदरगाह थे, उनसे व्यापार करने का फरमान जारी करवा लेता है। तो यहाँ पर हम लोग जो भी अभी पढ़ें उसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं जिससे याद हो जाए। हम लोगों ने डच पढ़ा, क्या पढ़ा, डच। पुर्तगाली के बाद कौन आए, डच आए। डच आए और कब आए, 1602 में आए। 1602 में कंपनी स्थापित की और 1605 में भारत आए। और इसके अलावा ये कहाँ के निवासी थे, हॉलैंड के या नीदरलैंड के, हॉलैंड के या नीदरलैंड। और उसी रास्ते से आए जिस रास्ते से वास्को डी गामा भारत आया था। सबसे पहले ये कहाँ पहुँचे, मसूलीपट्टनम में, और मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी। और इसके अलावा भारत में इनका एक युद्ध हुआ अंग्रेज़ों के साथ में 1759 ईस्वी को, जो प्लासी के युद्ध के 2 साल बाद हुआ। देखो सन ऐसे याद होंगे, प्लासी एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है, आपको 1757 याद रखना है। अब याद कैसे होगा कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था, 2 वर्ष बाद 1759 में। और 1760 में होता वांडीवास का युद्ध, जिसमें अंततोगत्वा फ्रांसीसियों को लपेट देते हैं अंग्रेज़, और वो भी बुरे बिस्तर ले करके सिमट जाते हैं भारत से। तो वांडीवास के युद्ध से 1 वर्ष पहले और प्लासी के युद्ध से 2 वर्ष बाद कौन सा युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध, और इसमें ये खदेड़ दिए गए। और इसके अलावा इन्होंने पैगोडा नामक सिक्का सोने का भारत में जारी कर मतलब ढालना शुरू किया। पैगोडा नामक सिक्का जो अपने क्षेत्र में ये जारी जो है चलाते थे। तो अब वही पैगोडा कहाँ पर, 1632 में गोल्डन फरमान में इनको वार्षिक कर देना पड़ा। कहाँ पर, गोलकुंडा में। जो गोलकुंडा के जो पत्तन थे, बंदरगाह थे, उनसे स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के लिए, ठीक। और इसके अलावा एक चीज़ और इसमें था, डचों ने जो कंपनी बनाई थी वो जॉइंट वेंचर थी। वो कैसी थी, संयुक्त उपक्रम था, जॉइंट वेंचर था। थोड़ा सा समझ लो जॉइंट वेंचर क्या होता है। जॉइंट वेंचर जिस तरीके से इंग्लैंड की कंपनी थी उस तरीके से उससे थोड़ा डिफरेंस थी। जैसे मतलब हमें जो है मान लो कोई एक बिल्डिंग या कोई जैसे प्लॉटिंग करनी है, हमें क्या करना है, प्लॉटिंग करना है, और प्लॉटिंग 1 करोड़ में तैयार हो रहा है, मतलब कहीं प्लॉट लेंगे तो 1 करोड़ में तैयार हो रहा है। तो अब उसमें हम क्या करेंगे, 2-3 लोगों के चर्चा करेंगे, 2-3 लोग तैयार हो जाएंगे, तो कुछ अपने शेयर लगा करके और वो प्लॉट हम जो है ख़रीद लेंगे, और उसके बाद में उस प्लॉट को बेच बाच करके फिर अपना शेयर जितना आया मुनाफा वो सब बांट लेंगे आपस में, और वहीं पे कंपनी हो सकता है ख़त्म हो जाए, कंपनी ख़त्म हो जाए। तो इसे कहते हैं जॉइंट वेंचर। यानी जिस काम के लिए जो है कंपनी को जिस काम के लिए नियुक्त किया गया उस काम के ख़त्म होते ही उस कंपनी को ख़त्म कर दिया जाए। तो इस तरह ये होता है जॉइंट वेंचर। तो डचों की कंपनी कैसी थी, जॉइंट वेंचर थी। बाकी और देशों की कंपनी थी वो लिमिटेड थी। वो कैसी थी, लिमिटेड थी, जो कि मतलब उसमें शेयर्स थे, सबके अलग अलग प्राइवेट शेयर थे। तो इस तरीके से अंग्रेज़ जो है सबसे पहले भारत में, वैसे 1599 में कौन आता है, जॉन मेंडल हॉल आता है 1699, जो स्थल मार्ग से आता है। किससे आता है, स्थल मार्ग से आता है। लेकिन जल मार्ग से आने वाला सबसे पहला जो है वास्को डी गामा नहीं, अंग्रेज़ कौन था, कैप्टन हॉकिंस था। कौन था, कैप्टन हॉकिंस था। जल मार्ग से 1608 में आता है। कौन से जहाज़ से आता है, हेक्टर नामक के जहाज़ से आता है, और सूरत पहुंचता है, और मुलाकात जहांगीर से कहाँ होती है, आगरा में होती है। उसके बाद में एक फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन पा जाता है। इसी बीच फैक्ट्री को बंद करा दिया जाता है, और पुनः 1613 में फैक्ट्री बंद करके सूरत में जो है कंप्लीट हो जाती है। लेकिन उस बीच मसूलीपट्टनम में 1611 में एक फैक्ट्री बन जाती है। मसूलीपट्टनम में 1611 में एक फैक्ट्री बन जाती है, ठीक। तो इस तरीके से ये कहानी पूरी जो है यहाँ पर थी। इसके बाद हम लोग कल जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें देखेंगे किस तरीके कलकत्ता की स्थापना होती है, मद्रास में जो है किस तरीके से फोर्टिफिकेशन होता है, किलेबंदी होती है, और बम्बई में किस तरीके से जो है यहाँ पर इसकी स्थापना होती है, बम्बई किस तरीके से अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आता है। ये सब हम लोग कल चर्चा करेंगे।